तो कैसे आप सब, आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट लेके चल रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। राज्य से संबंधित आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेंट्रल वाला कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे कि न्यायपालिका के बारे में, ठीक है, न्यायपालिका के बारे में पहले पढ़ेंगे और सेंट्रल का और स्टेट का दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए न्यायपालिका सबसे पहले होता है क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए न्यायपालिका मतलब जो न्याय देने का, की सबसे पहले क्या होता है, कार्यपालिका होता है, ठीक है, न्यायपालिका होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करता है उसको न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका को हम लोग जो है 3 भागों में बांट सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक सिविल कोर्ट, सीसी के रूप में। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय भी उसको बोला जाता है, याद रखिएगा। और हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोला जाता है। और सीसी मतलब सिविल कोर्ट को हम लोग जिला न्यायालय भी बोलते हैं, ठीक है, जिला न्यायालय बोलते हैं। तो ये जो होता है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है केंद्र में होता है, ठीक है। और हाई कोर्ट जो होता है प्रत्येक राज्यों में होता है। और सिविल कोर्ट जो होता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसमें होता है कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। उसके बाद कौन होता है, जिला न्यायालय होता है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे मेनली हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का पहले एक कहानी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसके बारे में देखिए। सुप्रीम कोर्ट एक याद कीजिए कि जब युग चल रहा था तो उस समय उन्होंने ब्रिटिश कंपनी ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया था। ब्रिटिश कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया था, 1773 ईस्वी में लाया था, याद रखिएगा। और जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया था तो उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है, जो 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी का स्थापना किया जाता है, ठीक है। और भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ब्रिटिश काल में कब किया गया था, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था। पूछेगा कौन से एक्ट के तहत, तो 1773 के एक्ट के तहत किया गया था। उसके बाद क्या होता है, फिर भारत शासन अधिनियम आता है, कब, 1935 आता है। और 1935 जब आता है तो उस समय फिर जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संघीय न्यायालय, ठीक है। अब ये कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था उसको क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये कब तक चलता है, क्योंकि ये चलता है जब तक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं होता तब तक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट रहता है। तो कब, 1862 में, अब लोग याद रखिएगा 1862 से क्या होता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाता है। यानी कि सभी राज्यों में क्या होने लगता है, उच्च न्यायालय की स्थापना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। यानी कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था वो सिस्टम खत्म हो जाता है। तो केंद्र के रूप में जो था भारत शासन अधिनियम जब लागू होता है 1935 में, तब फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होता है, 1937 में होता है, 1 अक्टूबर 1937 को। फेडरल कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं संघीय न्यायालय, ठीक है। इसके खिलाफ जो सुनवाई होता था वो कहाँ होता था, लंदन में होता था। उसका नाम था प्रिवी काउंसिल में, लंदन के प्रिवी काउंसिल में इसका सुनवाई होता था, इसके खिलाफ, फेडरल कोर्ट के खिलाफ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था ब्रिटिश काल में, तो 1774 ईस्वी में। कहाँ पर, कलकत्ता में। बोलेगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में, ठीक है। संघीय न्यायालय उसके खिलाफ सुनवाई कहाँ होता था, लंदन के प्रिवी काउंसिल में। अब देखिए ये जो फेडरल कोर्ट है कब तक काम करती है, 1937 से काम करती है 1950 तक, 1950 तक काम करती है। और 1950 के बाद फिर क्या होता है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है भारत में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है और फेडरल कोर्ट को समाप्त कर दिया जाता है। और इसके तहत यानी सुप्रीम कोर्ट के मतलब सर्वोच्च न्यायालय की जो भारत में स्थापना होता है उसके तहत पहले CJI, देखिए यहाँ पर CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायमूर्ति यानी कि न्यायमूर्ति कौन थे बने, तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायमूर्ति कौन थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो हरिलाल जे कानिया बने थे। और अभी जो है वर्तमान में यदि पूछेगा तो अभी कौन है, संजीव खन्ना जी है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी है। और वो जो है 51 नंबर पे है CJI पोस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मूल संविधान में हम लोग बात करेंगे कि जिस समय संविधान जब बना था मतलब 1950 में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों की जो संख्या फिक्स्ड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, तो ये फिक्स्ड किया गया था कि एक वो जो होंगे 1+7 का मतलब होता है एक जो है CJI होंगे, मतलब चीफ जस्टिस एक होंगे, मुख्य न्यायाधीश एक होंगे, और 7 को जो होंगे अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि टोटल कितने न्यायाधीश होंगे, टोटल 8 होंगे। ऐसा डिस्कशन, ऐसा संविधान में
माने मूल संविधान में, जब मूल संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो उस समय ये बात उसमें ऐड कर दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होगी, 1+7 होगी। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि समय समय पर परिवर्तन किया गया और 2009 में जो है 1+30 किया गया था। 1+30 मतलब टोटल संख्या यदि पूछ लेगा तो 31 कर दिया गया था। 2024 में फिर संशोधन करके 1+33 कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है जजों की संख्या में लगातार क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो गठन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल नंबर कौन सा लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो न्यायिक व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक व्यवस्था है वह कैसा, एकहरी और एकीकृत है। एकहरी और एकीकृत मतलब होता है कि इसके जो कानून है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पारित कानून होंगे पूरे देश में एक समान लागू होंगे। ठीक है, और इसके खिलाफ कोई भी बोल भी नहीं सकता है। ठीक है, यानी पूरे देश में एक समान कानून को लागू किया जाना एकहरी और एकीकृत का मतलब होता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकहरी और एकीकृत है, याद रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना, इसका गठन करना, इसके विधि निर्माण की जो शक्ति है किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा इसका गठन जो है आर्टिकल नंबर 124 के तहत किया गया है। नेक्स्ट इसका योग्यता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो पहला यही होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को देखना है मेनली, यही एग्जाम में पूछता है। देखिए दूसरा कंडीशन यह है कि एचसी के जज, एचसी मतलब होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब होता है उच्च न्यायालय जो सभी राज्यों में रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा हाई कोर्ट का जज के रूप में 5 साल काम किया हुआ हो तो वैसा व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। या फिर हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी एडवोकेट के रूप में कंटिन्यू 10 साल तक सर्विस दिया हो, कंटिन्यू कितना 10 साल तक एक्सपीरियंस रखा हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, या फिर और कंडीशन है कि राष्ट्रपति की दृष्टि से उच्च कानून का क्या अनुभव प्राप्त किया हुआ, मतलब ऐसा, मतलब राष्ट्रपति की व्यू से यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कानून के बारे में अनुभव प्राप्त किया गया हो तो राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंटमेंट दे सकता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है, थर्ड वाला जो प्रोसेस है, राष्ट्रपति की दृष्टि से उच्च कानून का जो अनुभव प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, तो इस कंडीशन से अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एक भी न्यायाधीश नहीं बना है। ठीक है, ये अधिवक्ता ने एडवोकेट से भी, हाई कोर्ट के एडवोकेट से भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बहुत कम बनते हैं, केवल और केवल अभी तक 8 या 9 ही बने हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट के जो जज है, जो 5 साल का जो सर्विस कंडीशन है, इससे 95% इसी से जो है बन करके और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, याद रखिएगा। यानी कि इसका कंडीशन कितना है, 3 कंडीशन है। पहला क्या है, होना चाहिए कि एक हाई कोर्ट या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट में कंटिन्यू 5 साल तक जज के रूप में काम करना चाहिए, या फिर एक हाई कोर्ट या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में कंटिन्यू 10 साल सर्विस करना चाहिए, और या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में ज़्यादा, मतलब उच्च कानून का अनुभव प्राप्त करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। अभी तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट के महिला जज, यानी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो महिला जजों की संख्या है अभी तक, मतलब 1950 से कि एगो महिला जज बनी है सुप्रीम कोर्ट का, तो 11 गो महिला जज बनी है, याद रखिएगा। उसमें से पहली महिला जो जज बनी थी उसका नाम था मीरा साहेब फातिमा बीबी बनी थी, इसको याद रखिएगा। इसका वेतन के बारे में हम लोग देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, CJI जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका वेतन जो होता है 2,80,000 होता है, यानी कि बोलते हैं 2.8 लाख प्रति महीना होता है। और अन्य न्यायाधीश जितने होते हैं उसको 2.5 लाख प्रति माह होते हैं, याद रखिएगा। यानी कि देखिए इसका टोटल संख्या कितनी होती है, 34 होता है, यानी इसको बांट सकते हैं 1+33, तो एक का जो वेतन है वो कितना मिलेगा, 2,80,000, बाकी 33 का कितना वेतन मिलेगा, 2,50,000 रुपये मिलता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कार्यकाल, कितना कार्यकाल रहेगा CJI का, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश लोग हैं 34 न्यायाधीश का कितना कार्यकाल रहेगा, तो उसके लिए, उसको बनने के लिए न्यूनतम आयु को फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिकतम आयु कितना है, 65 साल। 65 साल हो जाएगा तो क्या होगा, उसको रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। ठीक है, बनने के लिए कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं है, लेकिन एक बार यदि वो बन गए तो 65 साल तक वो सर्विस कर सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए
नियुक्ति, आखिर इसका नियुक्ति कौन करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नियुक्ति से संबंधित अभी हम कुछ थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। यानी नियुक्ति मेन कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। शपथ भी दिलाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, और त्यागपत्र किसको देंगे, यदि त्यागपत्र देना भी पड़ेगा, यदि कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। ठीक है, देखिए इसको हटाने का विधि कैसे हटाया जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका हटाने का विधि है कि साबित कदाचार, यानी कि उसके प्रति जो है आपको कदाचार से संबंधित जो है साबित करना पड़ेगा संसद में। ठीक है, और यह असमर्थ है या फिर उसको यदि असमर्थ है काम करने में, तो आप उसको जो है इसके आधार पर आप लोग हटा सकते हैं। यानी कदाचार और असमर्थता के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और कदाचार के आधार पर कैसे, जैसे LS मतलब हो गया लोकसभा और RS मतलब हो गया राज्यसभा, तो वहाँ पर क्या होगा, विशेष बहुमत पारित कराना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा से क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत पारित कराना पड़ेगा। विशेष बहुमत हम बताए थे क्या बोलते हैं, 2/3 2/3 बहुमत को क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष बहुमत बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 90 टोटल सदस्य है, तो उसका 2/3 मतलब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सदस्य। 60 सदस्य यदि लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग दोनों सदनों में यदि पारित कर दिया, तब राष्ट्रपति द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन पारित करना पड़ेगा विशेष बहुमत से संसद द्वारा, दोनों सदनों में अलग अलग। तो देखिए अभी जो हम बताए थे कि इसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, तो क्या राष्ट्रपति अपने मर्जी से चुन लेता है कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते थे कि पहले के स्टार्टिंग टाइम में क्या करते थे, जब संविधान जब लागू हुआ था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुआ था, तो उस समय राष्ट्रपति जो थे वह क्या करते थे कि न्यायाधीशों से सलाह लेकर के, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह लेकर के वह क्या करते थे, CJ यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते थे। लेकिन 1993 में एक व्यवस्था आया जिसका नाम था कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम व्यवस्था 1993 में। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसके तहत 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं 1+4, और ये सदस्य क्या करती है कि राष्ट्रपति को सलाह देती है। ये सदस्य क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है कि किसको जो है CJI बनाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको नियुक्ति करना है, इसके संबंधित सलाह किसको देगी, राष्ट्रपति को देगी। ठीक है, और राष्ट्रपति को देखो इस प्रकार से क्या करेगी, राष्ट्रपति जो है उसको बातों का मान करके, और वह है CJI की नियुक्ति करते थे। लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आती है, मोदी की सरकार आती है, तो उस समय जो है NJAC व्यवस्था आती है, NJAC जिसको बोलते हैं हम लोग के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। ठीक है, इसके तहत कितने सदस्य होते थे, इसके सदस्य 6 सदस्य की व्यवस्था किया गया। 6 को कमेटी में सदस्य होंगे, 3 को सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, 1 को कानून अधिकारी होंगे और 2 को जो होंगे कार्यपालिका से जाएंगे। जब ये बात दोनों सदनों द्वारा पारित करके, आधे से राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित करके, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको खारिज कर देता है और इसको असंवैधानिक बता देता है। इसका काम क्या दिया गया था, NJAC की स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि ये क्या काम कर सकता है, ये जो है CJI का नियुक्ति भी कर सकता था। हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये पूरा जो है NJAC एक संस्था का स्थापना किया गया था, लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक मानते हैं और इसको खारिज कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे वो केवल सभी का सभी न्यायमूर्ति नहीं थे, वो कोई एक कानून मंत्री भी थे, कार्यपालिका से भी मंत्री थे। तो वो उन्होंने सोचा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ऐसे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और ऐसे में जो सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, उसके अनुसार से उसको क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसको जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत जो है इसको पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या करता है, खारिज कर देता है। याद रखिएगा, इसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। और अभी जो है MOP लाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। इसके तहत यानी वर्तमान में जो है इसी के तहत अभी जो है CJI के नियुक्ति किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबसे ज़्यादा वैलिड माना है। ठीक है, CJI का। देखिए नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। अब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित कुछ बातें। सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या अधिकार है, ठीक है, क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि मान के चलिए कि कोई एक राज्य और भारत के बीच में यदि विवाद हो रहा है, या भारत संघ के बीच में विवाद हो रहा है, भारत सरकार के बीच में विवाद हो रहा है, या फिर राज्य और बहुत सारे मतलब 2-3 राज्य और भारत सरकार के बीच में विवाद हो रहा है, या फिर राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो रहा है, तो ऐसा स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि इससे संबंधित वह जो है डिसीजन दे सकता है। मतलब
उसका शक्तियाँ काम करता है ऐसा कंडीशन में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। नेक्स्ट ये हो गया इसका क्या, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि जब राज्य और भारत के बीच में विवाद हो, जब राज्य एक से अधिक राज्य और भारत के बीच में विवाद हो, या फिर राज्यों और राज्यों के बीच में विवाद हो, तो इस कंडीशन में डिसीजन कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एक होता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 129। आर्टिकल नंबर 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब क्या, इसका निर्णय जो होगा सभी जगह स्वीकार किया जाएगा, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दे दिया वह सभी जगह वैलिड होगा, उसका बात को कोई काट नहीं सकता है, ठीक है, सभी जगह उसको मानना पड़ेगा, ठीक है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 129 याद रखिएगा, पूछता है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल के तहत क्या अभिलेख न्यायालय है, 129 के तहत। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वीडियो में हम बता दिए थे जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे तब, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षण लेख, उत्प्रेषण, इसका सारा डिटेल्स वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अपीलीय न्यायालय, यानी कि सबसे बड़ा देश का, भारत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आप लोग मान के चलिए कि सिविल कोर्ट में गए, वो जो है केस को वहाँ पर हार गए, ठीक है, हाई कोर्ट में गए हार गए, आप जो है उससे ऊपर भी जा सकते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय जो है कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट देखिए पुनर्विचार संबंधी अधिकार। पुनर्विचार संबंधी अधिकार का मतलब क्या होता है, इसको पहले देखिए आर्टिकल नंबर 143, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को कोई भी मतलब जो है सलाह दे सकता है, ठीक है, सलाह दे सकता है, ठीक है, सलाह देने का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, इसको जो है पुनर्विचार को काट करके यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग सलाह संबंधी अधिकार, ठीक है। तो देखिए सलाह संबंधी अधिकार क्या है, आर्टिकल नंबर 143 में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को कोई सलाह दे सकता है। यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से यदि सलाह मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो सलाह को मान ले जो सुप्रीम कोर्ट दिया है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है, सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। याद रखिएगा सलाह संबंधी अधिकार 143 में है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को कोई संबंधी सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, याद रखिएगा। एक हो गया आपका न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन को हम लोग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं पुनर्विचार संबंधी अधिकार, इसी को हम लोग बोल सकते हैं पुनर्विचार, है ना, पुनर्विचार या पुनर्लोकन दोनों एक ही है। तो ये क्या होता है, आर्टिकल नंबर 173। आर्टिकल नंबर 173 क्या कहता है कि जैसे कि मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे दिया, अब उसको लगा कि हमको जो है इसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो जो है उस चीज़ को वो परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। पुनर्विचार या पुनर्लोकन का मतलब होता है क्या, जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को वो परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम जब पढ़ाए थे प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में पहले उन्होंने क्या बोला था कि प्रस्तावना पर जो है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती विवाद जब केस होता है तब क्या होता है, फिर 1973 में फिर बोलता है नहीं ये जो है संविधान का भाग है। तो वह जो विचार जो दे रहा है अपना, उस विचार को चेंज भी कर सकता है, इसी को बोलते हैं पुनर्विचार संबंधी अधिकार या फिर पुनर्लोकन संबंधी अधिकार, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 173 के तहत ये व्यवस्था किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट से जितने संबंधित क्वेश्चन है आप लोग इसको जा करके बुक से पढ़िए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।